वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम सब भी देखने वाले हैं सिरागन। तो मूवी की शुरुआत में हम कोमल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर पर अकेली होती है, पर तभी उसे आसपास होने का एहसास होता है। बेचारी कोमल इसे पहले कुछ समझ पाती, कोई अनजान उसको चुपके से उस पर वार कर देता है, उसकी जान ले लेता है। फिर अगले दिन पुलिस वाले उसको कोमल के घर पर छानबीन शुरू करते हैं ताकि पता लगा सके कि कल रात आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। एंड छानबीन करने पर उन्हें वहाँ किसी इंसान के फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल की होगी। साथ ही कोमल की जान जहर की वजह से गई थी, ना कि हमला करने से। इसलिए पुलिस वालों को शक होता है कि शायद कोमल ने खुद ही आत्महत्या की होगी। इसी बीच जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इम्बा को वहाँ पर एक च्युइंगम का पैकेट दिखाई देता है जिसे तुरंत पड़ोस का एक बच्चा लेते हुए कहता है ये तो मेरा है। इसलिए दोस्तों इम्बा पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सुंदर नाम के एमएलए को देखते हैं जिसका बेटा गौतम पिछले दिनों से लापता था। इसलिए सुंदर अपने बेटे को लेकर काफ़ी परेशान होता है। वह अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाकर पूछता है ताकि वो जान पाए कि उसके बेटे का कुछ पता चला या फिर नहीं, लेकिन फ़ोन को उसको वो उठा नहीं पाता। अगले सीन में इम्बा को देखते हैं जो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी उसकी गाड़ी के सामने कालिदास नाम का एक आदमी आ जाता है जो काफ़ी घबराया हुआ दिख रहा था। वो इम्बा से कहता है कि सर प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे दोस्त पर कुछ लोगों ने हमला करके उसकी बड़ी बेरहमी से मार दिया है। वो मुझे भी मारना चाहते हैं लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग निकला। ये सुनकर इम्बा तुरंत कालिदास के दोस्त के पास जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एमएलए सुंदर ही होता है। उसी के साथ वहाँ पर जगन्नाथ नाम के आदमी का भी शव पड़ा होता है और दोनों की जान भी जा चुकी होती है। इम्बा कालिदास से पूछताछ करता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो कालिदास बताता है कि कुछ देर पहले मैं सुंदर और जगन तीनों शराब पीने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन सुंदर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि आते समय 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वह वहाँ से भाग आया। एंड तब मैंने उससे पूछा भी कि तुम ये हमला कौन करवा रहा है। तो लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता जगन ने सीधे गन निकालकर सुंदर को शॉट कर मार दिया। एंड ये देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। तभी वहाँ पर 3 लोग आए और सुंदर को मारना चाहते थे। शायद जगन और वो तीनों मिले हुए थे। हो सकता है उन तीनों ने मिलकर जगन को मार दिया हो, पर वह उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ। और फिर यह भी हो सकता है कि उन तीनों में से किसी ने जगन को मार दिया हो क्योंकि वो भी तो मरा हुआ था ना। इधर दोस्तों हम फ़ोन को देखते हैं कि जिसके पास शंकर नाम का पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए आता है। वो पूछताछ में सुंदर ने तुम्हें आखिर कॉल कब किया था और अब जब उसने कॉल किया तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो फ़ोन कहता है कि मैं एक मनुष्य पानीपुरी वाली से मुझे ऐसी पानीपुरी खिलाई कि 3 दिनों से मेरा पेट खराब है। बाथरूम में से मैं निकल ही नहीं पाया था तो मैं फ़ोन कैसे उठाता, इसलिए मैं जा ही नहीं पाया। दोनों में क्या हुआ, दूसरी गौतम का दोस्त राजू इम्बा को बाइक से कहीं जाते हुए दिखाई देता है। एंड वो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है वो राजू वहाँ से भाग जाता है। इम्बा भी उसका पीछा करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। राजू उसके हाथ से निकल जाता है। अब इम्बा का शक न राजू पर जाता है और इधर कालिदास के पास फहद नाम का ऑफिसर अपने एक साथी को साथ आता है और वह वहाँ पर जाने के लिए आया हुआ आता है कि क्या हुआ, जो बात कालिदास ने कही वो सच है या फिर झूठ। इसलिए फहद के साथ कालिदास को किसी तरह इंजेक्शन लगाता है जिससे कालिदास को नशा चढ़ने लग जाता है और ये नशा ऐसा होता है कि उससे नशे की हालत में कोई सवाल पूछा जाए तो उसको वो सही से जवाब देगा। पर नशे की हालत में भी कालिदास यही जवाब देता है कि जगन ने सुंदर को शॉट किया था। एंड इस पर फहद को यकीन हो जाता है कि कालिदास सच कह रहा है। आगे हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कालिदास उन्हीं 3 गुंडों से बात कर रहा होता है जिन्होंने सुंदर पर हमला किया था। अब उनकी बातों से ये तो पता चलता है कि वे तीनों गुंडे जगन के नहीं बल्कि कालिदास के आदमी थे जिनके जरिए वह सुंदर को मरवाना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से कालिदास की इकलौती बेटी नीला कोमा में है। उसने ही पानीपुरी वाले को पैसे देकर भेजा था ताकि वह उसे सुंदर से दूर रख सके और तब तक तीनों गुंडों को मौका मिल जाएगा सुंदर की जान लेने का। लेकिन दोस्तों हमें तो पता ही था कि सुंदर तीनों गुंडों के चुंगल से भाग कर निकल गया था और भागने के बाद जगन ने उसको शॉट करके मार डाला था। लेकिन कालिदास यहाँ सिर्फ पुलिस वालों को ध्यान भटकाना चाहता था क्योंकि वह प्लान तो उसी का था सुंदर को मारने का। लेकिन यह काम जगन ने कर दिया क्योंकि उसकी भी सुंदर के साथ कोई दुश्मनी चल रही होती है। कालिदास को कुछ भी समझ में नहीं आता, पड़ा होता है कि उस रास्ता अपने साफ हो गया। तब हम दिखाया जाता है कि जगन सुंदर को इतनी तरह नफरत क्यों करता है। तो असल में बात यह थी कि जगन कालिदास की बेटी नीला से बहुत प्यार करता था, पर नीला को सुंदर के बेटे गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत मारा जिससे वो कोमा में चली गई। अब सुंदर तो एक एमएलए था, उसके बेटे गौतम ने यह हरकत की थी तो अपना नाम ही तो खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने जगन के पिता को धमकी दी कि वो कालिदास के सामने जाकर ये कंफर्म कर ले कि जगन ने अनजाने में नीला को गाड़ी से टक्कर मार दी जिससे वो कोमा में चली गई। क्योंकि सुंदर और कालिदास बहुत
बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अगर कालिदास को पता चल गया कि सुंदर के बेटे गौतम ने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया तो कालिदास तो बहुत गुस्सा हो जाएगा और इससे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। इसलिए सुंदर यहाँ आरोप जगन पर डालना चाहता था और मजबूरन जगन भी अपने पिता के कहने पर सुंदर के बेटे का सुगना अपने सर पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये रियलिटी में ऐसा कभी नहीं कर सकता था कि जिससे वह प्यार करता है उसी की हालत ऐसे करने वालों का आरोप खुद पर ले ले। इसी से गुस्से में वजह से जगन ने सुंदर को शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट करने के बाद टाइम कालिदास भी बिल्कुल अनजान था कि वो काम तो यहाँ पर ये करने आया था, तो जगन ने कर दिया और उसका रास्ता हो गया बिल्कुल साफ। अब उनमें से टाइम का सीन दिखाया जाता है जब कालिदास को पता चला कि उसकी बेटी की ये हालत किसने की। तब फ़ोन पर जैसे नीला सुंदर की आवाज़ को सुनती है तब उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिससे कालिदास समझ जाता है कि नीला की ऐसी हालत का जिम्मेदार सुंदर ही है। इसलिए उसने सुंदर को मारने का प्लान बनाया, जबकि ये सब कुछ किया तो गौतम ने था। मतलब सुंदर के बेटे ने। अब हमें दोबारा से दोस्तों वो सीन दिखाया जाता है जब जगन ने सुंदर को शॉर्ट किया था। वहाँ पर तीनों लोग आए थे जो कि असल में कालिदास के गुंडे थे। उन्होंने जगन के हाथ में गन देखकर ये समझ लिया कि जगन कालिदास को मारना चाहता था, इसलिए उसने जगन को ही मार डाला। और जब कालिदास उनको कहता था कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं इन सब पे फंसना नहीं चाहता, भले ही मैं सुंदर को मारने के इरादे से आया था, लेकिन जगन ने खुद सुंदर को अपने रास्ते से हटाकर मेरा काम आसान कर दिया था। अब बस तुम लोगों के पुलिस के हाथों नहीं आना, वरना मैं फंस जाऊँगा। एंड दोस्तों पर वो तो तीनों लोग मान जाते हैं जब प्रोजेक्ट टाइम पर मौजूद होता है, जहाँ पर हम गौतम को देखते हैं जिसे गायब करने में किसी और का नहीं बल्कि कालिदास का ही हाथ था। उसके साथ गौतम का राजू दोस्त भी शामिल था। कालिदास ने उन दोनों को अपने घर में बंदी बनाकर रखा होता है, क्योंकि नीला के बैग से मिली गौतम की आईडी कार्ड से कालिदास को पता चल गया था कि उसकी ऐसी हालत के पीछे ये लोग भी शामिल हैं। इसलिए कालिदास ने इन तीनों का अपहरण कर लिया था। लेकिन अब भी दोस्तों ये बात क्लियर नहीं हुई कि आखिर गौतम ने नीला की यह हालत क्यों खराब की थी। ये जानने के लिए मूवी फिर से कुछ महीने पहले के समय पर जाते हैं, जहाँ हम नीला को देखते हैं जो बहुत ही शांत और दयाल किस्म के इंसान है। वो अपने पिता के साथ एक खूबसूरत जीवन गुजार रही थी। नीला एक दिन स्कूल टीचर है और वह अपने सीधा सैलरी अनाथ बच्चों के अनाथ आश्रम में डोनेट करती थी, इसलिए वहाँ के बच्चे उसे अपनी दीदी मानते थे और इसके आने पर बहुत खुश भी हो जाते थे। नीला जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में गौतम और राजू दोनों भी पढ़ते थे। उनसे से राजू हैकिंग सीख रहा था और वह आसानी से किसी का भी मोबाइल हैक कर सकता था। इसलिए एक दिन गौतम अपने टीचर पायल की मोबाइल का एक्सचेंज हासिल कर लेता है ताकि वह रात को राजू के साथ मिलकर वो सारी बातें सुन पाए जो फ़ोन के आसपास इतनी होगी। इतना ही नहीं, पायल को पता चला कि वह उसके मोबाइल का कैमरा तक ऑन कर सकते हैं, जिसकी लाइव फुटेज गौतम और राजू देख पाएंगे। इसलिए वे अपनी टीचर पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। इससे उनको पायल की अपनी पति नंदू के साथ बातचीत, यहाँ तक कि उनका हर एक मूवमेंट पता चलने लग गया था। अब उसके बारे में गौतम अगले दिन पायल को भी बताता है, तो वो सुनकर तो बेचारी हैरान रह जाती है कि ऐसी किसी की प्राइवेसी के बारे में कैसे किसी को पता चल सकता है। वो रोते हुए चली जाती है। अब क्योंकि गौतम एमएलए का बेटा है, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब इस बारे में जैसे नीला को पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। गौतम को अपने पास बुलाकर उसको एक थप्पड़ मार देती है। साथ ही वो उसको आईडी भी जब्त कर लेती है और ये आईडी कालिदास को जब मिली थी, जब उसके पता चला था कि सुंदर के साथ उसका बेटा भी उसकी बेटी की ऐसी हालत का जिम्मेदार है। अब गौतम अपनी इस बेइज्जती से एकदम बौखला जाता है और तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पिता को यहाँ गुंडे भेजने को कहता है ताकि वह टीचर को सबक सिखा पाए। इसलिए सुंदर फ़ोन को टीचर से बात करने के लिए भेजता है कि गौतम उसको मारा, लेकिन नीला पूछती है कि उसके गुंडों को गौतम की हरकत के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उससे पायल की और ज़्यादा बेइज्जती हो सकती थी। इसी दौरान नीला फ़ोन सुंदर से ही फ़ोन हो रही बात को सुन लेता है। यही वजह थी दोस्तों, जब नीला ने कालिदास के फ़ोन रिकॉर्डिंग पर सुंदर की आवाज़ सुनी तो वह रोने लग गई थी, जिससे कालिदास को पता चल गया था सुंदर भी उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार है। अब नीला की कारण ना बताने पर पूर्व के गुंडे एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर नीला के सिर पर मार देते हैं, जिससे उसके सर से खून आने लगता है। नीला तो अब तक पायल को वहाँ से भगा भी देती है, पर अब इन गुंडों को समझ में आता है कि इन्होंने नीला को जोर से मार दिया। वो सभी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब नीला ऐसी हालत में जैसे अनाथ आश्रय पहुंचती है, जहाँ के रजिस्टर कालिदास को फ़ोन करके सारी बात बताती है। इसलिए वो तुरंत वहाँ पर आकर नीला को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, लेकिन तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। और अब आ जाओ प्रेजेंट में। अब जब देखते हैं कालिदास गौतम और राजू को आज़ाद कर देता है, लेकिन इसमें भी उसकी एक चाल होती है। वो दोनों जैसे ही वहाँ से भागते हैं, एक बाइक सवार उनके पीछे पड़ जाता है, तो उनको मारने के इरादे से वहाँ पर आया था और वो काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद वह आखिरकार उनको मार देता है। इस बारे में जैसे पुलिस और इंबा को पता चलता है तो वह तुरंत मौका पर पहुँचकर शव को पोस्टमार्टम करने के लिए चले जाते हैं।
जब हम उसे उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब नीला के कोमा में जाने के बाद पायल का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि नीला की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद ही को मान रही थी। साथ ही पायल कोई और नहीं बल्कि दोस्तों इनोवा की बहन होती है, जो कोमल और सुंदर को केस सॉल्व करने में लगा हुआ था। वो जैसे ही घर आता है तो उसे दरवाज़ा बंद दिखाई देता है, इसलिए वह खिड़की से अंदर झांकता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पायल ने पंखे से लटक कर खुद को जान देने की कोशिश की थी और वो जान दे भी देती है। तो नीला की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने खुद को मार दिया था। लेकिन इससे बेचारा इम्बा एकदम टूट जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम में इनेवा का याद आता है कि उसने कोमल के घर पर एक च्युइंगम का पैकेट देखा था, इसलिए वो दोबारा कोमल के घर आता है और पड़ोस के बच्चे से पूछता है कि वो तुमने कहा था कि च्युइंगम तुम्हारा, जिस पर वो बच्चा बताता है कि वो मुझे एक च्युइंगम एक भाई ने दिया था जिसके हाथ में 6 उंगलियाँ थी। एंड ये सुनकर तो इनेवा हैरान रह जाता है कि गौतम के हाथ में भी 6 उंगलियाँ थी। इसका मतलब साफ है कि कोमल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गौतम ही था। अब कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गौतम और राजू दोनों कोमल का मोबाइल हैक कर रहे होते हैं, लेकिन इस बारे में कोमल को पता चल जाता है, इसलिए वो इनको धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो पुलिस में शिकायत कर देगी। यह सुनकर गौतम गुस्से में दिखाना नहीं होता और वह राजू के साथ उसके मिलकर पहुंच जाता है। उसके आने के बाद उसकी जान भी ले लेता है। एंड ये चीज़ उसे जैसे ही बच्चा देखता है तो वह डर जाता है, लेकिन गौतम उसे च्युइंगम देते हुए कहता है कि किसी को कुछ बताना मत, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। एंड बच्चा उस टाइम के तो मान जाता है, लेकिन बच्चे बड़े तेज होते हैं। और तो प्रेजेंट टाइम में इम्बा को पायल का पति नंदू फ़ोन करके कहता है, देखो इम्बा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना कि किसने गौतम और राजू को मारा है, तो असल में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जहर से नहीं मरने से पहले मुझे बता दिया था कि गौतम और राजू ने पायल के साथ क्या क्या किया है। पायल को बचाने के चक्कर में मैं बेचारी नीला कोमे में चली गई। तब मैंने प्लान बनाना शुरू किया कि मैं कैसे भी करके गौतम और राजू को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, मैं अपने हाथों से उनकी जान ले लूँगा। और तब कालिदास और नीला उनसे जिसने गौतम और राजू को बंदी बनाया था वो उसे खुद मारना चाहता था, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उन दोनों को मेरे लिए छोड़ दे, उन्हें मारना मैं चाहता हूँ, इसलिए उसने उन दोनों को कैद से रिहा कर दिया था। और जैसे ही वो दोनों कालिदास के घर से भागे तो बाइक लेकर उनके पीछे पड़ गया था। तो दोस्तों वहाँ पता चलता है कि असल में वो बाइक वाला नंदू ही था जो गौतम और राजू के पीछे पड़ गया था, उसने ही उन दोनों की जान ले ली थी। अब नंदू आगे इसमें से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, इन्हें सबक सिखाने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने मेरी पत्नी और तुम्हारी बहन दोनों का बदला ले लिया है, अब तुम यहाँ पर आकर मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर इम्बा तो हैरान हो जाता है, पर साथ ही साथ उसे खुशी भी होती है कि उसकी बहन को इंसाफ मिल गया। बहन को खोने की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपनी बहन का केस लड़ सके, इसलिए वो केस संभाल रहा होता है, जो आजकल आकर सॉल्व हुआ कि पायल की आत्महत्या करने की असली वजह क्या थी। जिसके बाद इम्बा नंदू को जेल से डाल देता है। एंड मूवी के आखिरी सीन में हम कालिदास को देखते हैं कि जो पायल से बात कर रहा होता है, जहाँ कालिदास काफ़ी खुश दिखाई देता है। वो मान नहीं रहा था, सोच रहा था कि जैसे जो मैंने प्लान बनाया अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, वो किसी और ने पूरा कर दिया। मेरी बेटी को इंसाफ भी मिल गया और मेरे सारे दुश्मन भी ठिकाने लग गए। किसी को पता भी नहीं चला कि ये प्लान कालिदास ने बनाया था। शाम भी मर गया था और लाठी भी टूट गई थी। इससे उस दोनों का एक मास्क पहना हुआ था। इंसान आता है तो सीधा कालिदास को शॉट करके मार देता है। एंड हमें बताया नहीं जाता कि यह मास्क वाला इंसान कौन था, लेकिन उसने जब अंगूठी पहनी थी तो बिल्कुल ऑफिसर शंकर से मिल रही थी। वही शंकर दोस्तों जो पूरे शुरुआत में उस समय बात करने आया था। एंड यहाँ पर हमें असली कारण तो नहीं बताया जाता कि शंकर ने ऐसा क्यों किया।